प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक की। यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस वीडियो में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथ्य एवं शिल्प के विषय में जानेंगे। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने भारत के अतीत गौरव को अपने नाटकों का विषय बनाया है तथा नाटकों की कथा वस्तु प्राय इतिहास से ग्रहण की है। इसलिए वे ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं। प्रसाद जी की प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी परिणय आदि। ध्रुव स्वामिनी उनकी बहुचर्चित नाट्यकृति है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। 7वीं शती में बाणभट्ट ने भी अपने हर्षचरित्र में लिखा है कि चंद्रगुप्त में नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया था। प्रसाद जी ने इसे स्वीकार करते हुए भूमिका में लिखा है, चंद्रगुप्त का पलकलत्र कामुक शकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया है। शकराज से गुप्त वंश का यह युद्ध इतिहासकारों के अनुसार 374 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। नाटक की मूल घटना यद्यपि ऐतिहासिक है, तथापि नाटककार ने उसमें कल्पना का समावेश भी किया है। नाटक के कुछ पात्र यथा चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी ऐतिहासिक पात्र हैं, जबकि कोमा, मिहिरदेव और मंदाकिनी आदि काल्पनिक पात्र हैं और उनकी कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने हेतु की गई है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मध्यप था, किंतु रामगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अमात्य के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा और उसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत बना रहा, अर्थात परिवार को टूटने से बचाने हेतु वह शांत बना रहा और उसकी वाग्दत्ता
दूसरे की पत्नी बन गई। रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस समय शकराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। शकराज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा, उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी शकराज को उपहार में देनी थी। रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। ध्रुवस्वामिनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, अपने कुल गौरव को बचाने की अनुनय विनय की, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ध्रुवस्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्टतः इनकार कर देती है और कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा एवं नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत होती है, किंतु कुमार चंद्रगुप्त उसे रोक देता है। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर ध्रुवस्वामिनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। इससे पूर्व शकराज को उसकी प्रेमिका कोमा भी समझाती है कि तुम्हें ध्रुवस्वामिनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए। राजनीति से भी बड़ी होती है नीति, जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसा कोमा के पिता आचार्य मिहिरदेव शकराज को समझाते हैं, किंतु वह उनका तिरस्कार करता है और कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। शक दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर क्रूरता प्रदर्शित करते हुए मारकाट करते हैं और कोमा तथा उसके पिता दोनों ही मारे जाते हैं। ध्रुवस्वामिनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का मुखर विरोध करता है। विद्यार्थियों, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रामगुप्त का विरोध चंद्रगुप्त के लिए अनैतिक नहीं है, क्योंकि रामगुप्त अपनी विवाहिता पत्नी ध्रुवस्वामिनी की रक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे में उसका विद्रोह करना प्रशंसनीय माना जाएगा और ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त जैसे क्लीव को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। अर्थात ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को क्लीव अर्थात कायर मानती है और उसके साथ उसको अपना पति मानने से इनकार कर देती है। अर्थात यह हमारी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध है, लेकिन प्रसाद जी ने यह तंतु ढूंढ कर निकाला है कि यदि पति कायर हो और वह अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके तो वह उसको पत्नी छोड़ सकती है। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है, अर्थात धर्म की संसद बुलाई जाती है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देता हुआ कहता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। वह यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्विशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। अर्थात धर्म संसद भी यह निर्णय देती है कि ध्रुवस्वामिनी पर रामगुप्त का अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह उसकी रक्षा करने में अक्षम रहा है। वह तो उसको देकर
अपने राज्य को बचाने की सौदेबाजी कर रहा था। परिषद के लोग रामगुप्त को साम्राज्य के सिंहासन से भी वंचित कर देते हैं। चंद्रगुप्त राजा बनता है और उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से कर दिया जाता है। रामगुप्त को राज्य से वंचित कर साम्राज्य का चंद्रगुप्त के पास आ जाना इस बात का संकेत है कि यदि सिंहासन को संभालने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है तो वह अयोग्य व्यक्ति के हाथों में जाकर जनता का नुकसान ही करता है। विद्यार्थियों, यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथ्य एवं शिल्प है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ध्रुव स्वामिनी की पात्र योजना पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं एवं उनके गुणों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।